All right, everyone. Chalo, let's start. Well, let's quickly revise and then move on to sweat equity वाला portion. आज sweat equity cover करके अपने को फिर SM continue करना है. ठीक है. Now everybody, we started. Quickly revise करो. जो नहीं थे एक बार सुन लो, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा. Section 43 से लेके 72 will be covered under this and section 39, 40 and 42 of chapter number 3. बराबर है. मैंने चैप्टर नंबर 3 ADR पे लाके छोड़ा था और मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया था एंड देन वो दोनों एक जगह पे लिंक हो जाएगा बिकॉज स्वेट इक्विटी के बाद मैं पढ़ाऊंगा सीधा वापस जंप करके सेक्शन 42. सेक्शन 42 अगर तुमको याद होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ठीक है. अब सीधा आ गए थे हम लोग सेक्शन, हम लोग ने शेयर्स का मीनिंग, डेफिनेशन, शेयर, स्टॉक, ये सब मैं वापस नहीं करने वाला हूँ. सेक्शन 43 से हमने स्टार्ट किया था. दैट वाज व्हाट? काइंड्स ऑफ share capital. You can have equity share capital and other you can have preference share capital. Equity share capital is equity share is a share, kind of shares, sorry. Equity share is a share which is not a preference share, and preference share is a share which has preference over equity in terms of two things. सबसे पहला payment of dividend and दूसरा payment in respect of or when during the times of winding up. बराबर है. तो repayment of capital के ऊपर उसको मिलता है. यहाँ से हमको एक अंडरस्टैंडिंग या एक इंटरप्रिटेशन ये मिला कि देयर कैन बी नो प्रेफरेंस विदाउट इक्विटी. यू कैन इशू ओनली इक्विटी, चलेगा. इक्विटी प्लस प्रेफरेंस चलेगा, ओनली प्रेफरेंस नहीं चलेगा बिकॉज प्रेफरेंस नीड्स टू हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी. तो इक्विटी के बिना प्रेफरेंस कैन नॉट एग्जिस्ट. एक के बिना दूसरा अधूरा है. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर शेयर्स हमने देखा था, डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स होते हैं. देयर आर इक्वल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल के अंदर देयर इज सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर. ठीक है. सुपीरियर कब इशू होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया. इंफीरियर ये प्रोमोटर्स जनरली लगते हैं, जनरल पब्लिक को इंफीरियर वोटिंग राइट्स के लिए देते हैं. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर, देखो ये सब टाइप्स ऑफ शेयर्स है बट काइंड ऑफ कैपिटल तो दो ही रहेगा. ऑलराइट. क्या है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस. बराबर है. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, चलेगा ना? हाँ, ये इसके नहीं आएगा ना, इसके लिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. प्रोहिबिशन है. गवर्नमेंट इनका अपना कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ यू टू इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो कभी अपने मुंह से ये नहीं निकालना इररिडीमेबल. हाँ, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. डिफॉल्ट सेटिंग क्या है बताओ? क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव. क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड चढ़ता रहेगा, ये डिफॉल्ट सेटिंग है. अगर क्यूमुलेटिव नहीं बनाना है ना तो आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा कि ये शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है. अदरवाइज डिफॉल्ट सेटिंग इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव. पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी शेयर्स क्या होते हैं बेटा? पहले प्रेफरेंस शेयर को जाएगा, फिर इक्विटी शेयर को जाएगा, फिर बच गया तो उसमें वापस प्रेफरेंस शेयर विल डू व्हाट? पार्टिसिपेट. द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी पार्टिसिपेटेड इनटू बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अगर कुछ नहीं बोला है तो नॉन पार्टिसिपेटिव है. मतलब क्या, ऐसा गरीब जैसा एक्ट नहीं करने का, हर टाइम चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो बोला तुमका डिफॉल्ट सेटिंग है कि तुम लालची नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिव. लालची बनाना है तो आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा. ठीक है. ये हो गया. दे आर ऑफ द सेम काइंड बिकॉज वी सॉ द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्वल वोटिंग राइट्स हो या डिफरेंशियल. फिर हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पढ़ा था सेक्शन 43 अलॉन्ग विथ रूल 4. रूल 4 कैसा है? चैप्टर के नाम के हिसाब से याद रखने का. क्या है चैप्टर? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. तो रूल 4 इज ऑफ शेयर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 2014. 7 कंडीशंस थी. सबसे पहला वाला था फर्स्ट ऑथराइजेशन इन एओए पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब एमजीटी 14 वोटिंग का कोई जरूरत नहीं है. थर्ड, डीवीआर शैल नॉट एक्सीड. टोटल डीवीआर कितना होना चाहिए? 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स एंड टोटल वोटिंग राइट्स विल इंक्लूड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीवीआर. तो मैक्सिमम 74% से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए. कंपनी हैज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न क्विकली बेटा. ऑल राइट. एंड दोनों का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई एक डिफॉल्ट हुआ तो चलेगा. कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग, मतलब एट द टाइम, एट प्रेजेंट, करंट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड. डिक्लेयर्ड डिविडेंड प्रेफरेंस का होता है या इक्विटी का होता है? इक्विटी का होता है. इवन दो द रूल डज नॉट मेंशन इक्विटी, वी अज्यूम क्या? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नेवर डिक्लेयर्ड, इट इज ओनली अबाउट इक्विटी. तो डिफॉल्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड चलेगा या नहीं चलेगा? सबसिस्टिंग में डिफॉल्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड चलेगा या नहीं चलेगा?
यहां जाओगे ना सीधा, सबसिस्टिंग हो गया तो मतलब डिफॉल्ट हो गया ना, मार दिया एक बार डिफॉल्ट, समझ में आ रहा है? डिफॉल्टेड, यहां पे इक्विटी का डिफॉल्ट चलेगा या नहीं चलेगा? यहां पे चलेगा, समझ में आ रहा है? सबसिस्टिंग मतलब बेटा ऑन गोइंग, एट प्रेजेंट कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड को पे कर देना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट, डिपॉजिट मैंने बोला था लोन विच हैज अ नॉट मोर देन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स का कोई डिफॉल्ट रिडेम्पशन नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट ऑन रिडेम्पशन नहीं होना चाहिए। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑन गोइंग चल रहा है, आप डीवीआर इशू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? एवरीवन इशू कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने मतलब ये क्या बोल रहा है, आपको डिविडेंड पे करने का औकात नहीं है, मैच्योर डिपॉजिट भर नहीं पा रहे हो, ऑलराइट, प्रेफरेंस शेयर का ठिकाना नहीं है आपका रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन कब होता है? 20, मैक्सिमम अ पीरियड ऑफ 20 years। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाउ मच? 30 years। बट शर्त क्या है? 21st ईयर से मिनिमम और अर्लियर, बराबर है। अब कंपनी, हाँ यहां हो गया डिबेंचर, यहां पे आपकी हालत नहीं है, प्लीज बोल रहा है मत डीवीआर करो। एंड डिफॉल्टेड, ऑलराइट, पास्ट का तुम्हारे कोई पाप किए होंगे, पास्ट के पाप कौन से? ये ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग मतलब तुमने मेक गुड कर दिया, तुमने पे कर दिया, इशू कर लो डीवीआर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मतलब ये तुम्हारा ऑनगोइंग चल रहा है, करंटली पे नहीं कर पाया, डिपॉजिट पेंडिंग है, मत करो। डिपॉजिट पे कर दिया, इशू कर लो। बट ये थोड़े सिवियर ऑफेंसेस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तुमने नहीं पे किया था, डिफॉल्टेड, बराबर है, याद आ रहा है? रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम अ पब्लिक, स्टेट और शेड्यूल्ड बैंक, कोई भी ऑथराइज्ड या बॉडी से आपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया आपसे, तो आपको डीवीआर इशू करने नहीं देंगे। स्टैट्यूटरी ड्यूज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ऑलराइट, ये सब चीजों पे आपने अगर इंप्लॉई का नहीं पे किया तो आपको क्या हो जाएगा? आपको इशू करने नहीं देगा। एंड लास्ट, क्रेडिटिंग अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, समझ में आ रहा है? ये सेबी मैंडेटेड रहता है या कंपनीज एक्ट मैंडेटेड रहता है, वो आते हैं ना एड्स, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, बराबर है? ऐसा नहीं कि ये एड्स ऐसा करते हैं, मतलब एक इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये थोड़ा खर्चा करे इन्वेस्टर्स को ट्रेन करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है, सीएसआर सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वैसे ही टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, बराबर है? बिकॉज स्टॉक मार्केट में नुकसान गरीबों का ही होता है। अगर ऐसा देखा जाए, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, ब्रोकरिंग एजेंसीज होती है, उनका कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान किसका होता है? हम जैसे लोग का, बराबर है? तो बोला भाई हम जैसे लोग के एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए एक फंड है आईईपीएफ, उसमें जो पैसा डालने का था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी डालना है, ठीक है? बट उसके क्राइटेरिया होता है, वो सब बाद में देखेंगे, बट एक तुमको आइडिया आ जाना चाहिए फंड किस किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? अब यहां पे पापों का प्रायश्चित करने का एक तरीका दिया, वो लोग ने एक ऑप्शन दिया, सुन, ठीक है? ये टाइम पे तो था शायद, ये भी नहीं था, अच्छा। 5 years have lapsed from end of the financial year in which default is made good। इतने सारे कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट? सबसे पहला क्या था? तुमने डिविडेंड को डिफॉल्ट किया, उससे 1 साल हो गया, क्या तुम डीवीआर इशू कर सकते हो? जो एब्सेंट है वो आंसर करेंगे। तुम डिफॉल्ट किया, तुम आंसर तुम इशू कर सकता है, व्हाट डू यू थिंक, हाँ या ना? चलो ठीक है, नहीं, ठीक है? प्रेफरेंस का डिफॉल्ट हुआ, तुमने डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया, क्या तुम इशू कर सकता है? नहीं। क्या है शर्त? 1 साल के 5 साल, 5 years के बाद। तुमने प्रेफरेंस शेयर का, तुमने डिविडेंड का डिफॉल्ट किया, जो एब्सेंट थे वो यहाँ बेटा, जो प्रेजेंट थे वो नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, चिल करो, रिवाइज। उसे 5 साल हो गया, क्या तुम डीवीआर इशू कर सकता है? क्या तुम डीवीआर इशू कर सकता है? जो पहले एब्सेंट था वो जवाब देगा। 5 साल हो गया, तुम डीवीआर इशू कर सकते हो। अरे डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट रेक्टिफाई हुआ, 5 साल हो गया, डीवीआर इशू कर सकते हो, हाँ। अब जो प्रेजेंट था वो आंसर करे प्लीज। डूब मरना चाहिए तुम लोग, चम्मच लो पानी में। अब बताओ क्यों नहीं कर सकते? 5 साल फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉट फ्रॉम द डिफॉल्ट रेक्टिफिकेशन। जो साल में आपने डिफॉल्ट किया
वो साल जब खत्म होगा उसके 5 साल। समझ में आ रहा है? इक्विटी डीवीआर इशू कर सकते हैं, जो क्यों कर सकते हैं? तू प्रेजेंट था ना? ऑफ कोर्स इट इज अ गिवन, इट इज अ गिवन कि एब्सेंट थे वो करेंगे। एब्सेंट वाले बोलो। हाँ, कौन बोला यस? क्यों? सबसिस्टिंग है तो क्या? क्या है आंसर गाइस? कैन यू इशू डीवीआर? यस। व्हाई? पेमेंट देखो, यहां पे डिफॉल्ट किसका है? प्रेफरेंस डिविडेंड का है, इक्विटी डिविडेंड का नहीं है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन इक्विटी डिविडेंड चलेगा? कैन यू इशू डीवीआर? बोलो, द वंस हु आर एब्सेंट, yes or no? If the company defaults in equity dividend, can it issue DVRs? No, subsisting है। इक्विटी डिविडेंड पे कर दे, डीवीआर इशू कर देना। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दूसरा कंडीशन है, देयर शुड बी नो ऑफेंस या नो पेनल्टी अंडर आरबीआई, सेबी, ऑल ऑफ दी स्पेशल एक्ट। स्क्रा इज व्हाट? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? या एनी अदर स्पेशल एक्ट में इसका कोई पेनल्टी कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद वी केम टू, कल अपन ने ये किया था सेक्शन नंबर 55, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन। सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर इज अ प्रोहिबिशन दैट अ कंपनी कैन नॉट इशू, सबसे पहले फटाफट, इररिडीमेबल। ऑलराइट, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के थोड़े कंडीशंस है। विच रूल? बोल, रूल 9 कौन सा? कंपनी चैप्टर का नाम क्या है? शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। रूल 9 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। सबसे पहला क्या होना चाहिए? ऑथराइज्ड बाय एओए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकंड, पास, बिकॉज एक जगह आगे हमने दिखा था एओए ऑथराइजेशन नहीं लगता। समझ में आ रहा है? किसमें? एवरीबडी, एओए ऑथराइजेशन क्यों किसमें नहीं लगता? क्यों नहीं लगता रिडम्पशन के अंदर? लॉ में दिया है ना, तुम्हारा आर्टिकल कुछ भी बोले उससे हमें क्या करना है? समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा आर्टिकल कुछ भी बोले उससे हमें क्या करना है? लॉ ने बोला है 20 साल में करने का मतलब करने का, बराबर है? कंडीशंस टू इशू, एओए हो जाना चाहिए, एसआर, एसआर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या पास होगा? क्या पास नहीं होगा? क्या सबमिट होगा? एमजीटी 14। अब तुम इशू कर रहे हो, एग्जिस्टिंग रिडेम्पशन नहीं हुआ, ना ही तो तुमने डिविडेंड पे किया, तो तुम्हारी औकात है प्रेफरेंस शेयर इशू करने की? क्या रे, है कि नहीं है? तो कंडीशन 9 में क्या होना चाहिए? तुम्हारे सब रिडीमेबल रिडेम्पशन हो जाने चाहिए, सब डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। समझो तुम रिडीम नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा सेक्शन फॉलो करोगे? तुम रिडीम नहीं कर पा रहे हो तो कौन सा सेक्शन फॉलो करोगे? 55(3). व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव मनी, डज नॉट हैव फंड्स, तो तुम क्या करोगे? अल्टी पल्टी चेंज कर दोगे, पुराना ले लोगे, नया दे दोगे, बराबर है? ऑल राइट, कंपनी हैज टू डिस्क्लोज सर्टेन मैटर्स। नाउ ये सर्टेन मैटर्स क्या है वो नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो जनरली अजम्पशन क्या रहेगा कि भाई ये जो एसआर जा रहा है ना, मीटिंग के लिए बुलाएंगे ना स्पेशल रेजोल्यूशन, वहां एक्सप्लेन कर देना भाई कि क्या इशू होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या रेजोल्यूशन, एवरीथिंग। देन एज पर सेक्शन 88 द कंपनी रिक्वायर्स टू इज नीडेड टू मेंशन मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिटेल डालना है हमें। अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर, ये तो बहुत सेल्फ इजी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इफ इट वांट्स टू लिस्ट इट्स प्रेफरेंस शेयर्स इट हैज टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस। समझ में आ रहा है? इट हैज टू कंप्लाई। अगर वो लिस्ट नहीं कर रहा है तो कंपनीज एक्ट जितना फॉलो करे, अगर नहीं हुआ तो
सेबी जितना, ठीक है। रिडीम शुड बी टेन्योर कितना है 20 इयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 इयर्स, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंडीशन है, मिनिमम 10% फ्रॉम 21st ईयर। अब यहां पे हमने 3-4 कॉम्बिनेशन देखे थे, 21st ईयर के अंदर 20 किया चलेगा, 21st ईयर के अंदर 20% किया एवरीबडी चलेगा, नहीं जो एब्सेंट थे वो 21%, 21 ईयर्स में 20% किया चलेगा, चलेगा। 21 ईयर में कुछ नहीं किया, 22nd ईयर में 20% कर दिया चलेगा, क्यों? मिनिमम 10% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सार्थक के पास 10% शेयर, 20% शेयर्स थे, सिर्फ सार्थक को दे दिया चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सार्थक को चलेगा या नहीं चलेगा? सार्थक को चलेगा। कंपनीज एक्ट को चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जो एब्सेंट था वही बोले प्लीज। 10% था ना उसके पास, 10% दे दिया उसका, हो गया ना रिडेम्पशन। प्रोपोर्शनेटली एक बंदे को आप पैसा नहीं दे सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 20% है, 10% है, 1% इज होल्डिंग 10%, बाकी लोग अलग अलग होल्ड कर रहे हैं, मैंने सिर्फ एक को पैसा दिया, नहीं चलेगा। इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेटली, बराबर है। 21st ईयर 50%, 22nd ईयर 50%, चलेगा? चलेगा ना? अर्लियर 30 साल के अंदर अंदर भी आप रिडेम्पशन कर सकते हो। 15वां साल 15th ईयर 100% रिडेम्पशन चलेगा? 15th ईयर 100% रिडेम्पशन चलेगा? अरे मेरे पास पैसा है, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा हूं, तो तुम्हारा क्या तकलीफ हो रहा है? बराबर है, चलेगा। मैंडेटरी क्या है? अगर तुम 30 साल तक खींच रहे हो तो 21st से तुम्हारा रिडेम्पशन चालू हो जाना चाहिए, बस ये लॉजिक है। मिनिमम 10%। यू वांट टू फिनिश इट बिफोर 30? अर्लियर मतलब 30 से अर्लियर सब है ना। 10 साल बाद रिडीम कर दिया, कर सकता हूं, यस। 15, यस। 18, यस। ऑल 15, 17, 18, 8, एवरीथिंग इज अर्लियर देन 30 ना, बराबर है। ऑन 21st ईयर ऑनवर्ड्स और अर्लियर, बराबर है। ऑल राइट, अब आ गए थे फिर हम 55(2) में, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन। एवरीबडी, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन सबसे पहला क्या है? ये तो तुमने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा। या सेकंड, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ताजा ताजा नया शेयर बेचो, पुरानों को पे कर दो। ऑल राइट, पुरानों को नहीं, एग्जिस्टिंग को पे कर दो। ऑल राइट, या तो प्रॉफिट्स में से आप पे कर सकते हो। आपके सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन इधर मेंशन्ड है। व्हेन शेयर्स आर टू बी रिडीम, नाउ यू कैन नॉट रिडीम पार्टली पेड शेयर, you cannot redeem partly paid shares at the time of redemption. preference share needs to be fully paid up. मतलब ये क्या लॉजिक? ये लॉजिकल है। तुमको मेरे से 20 रुपए, मेरे को तुमसे 20 रुपया लेने का और मैं रिडीम कर रहा हूं 100 रुपए में, कोई सेंस बनता है? नहीं। इट हैज टू बी फुल्ली पेड अप। जो भी पैसा है वो पहले आ जाना चाहिए, फिर आप रिडीम करना। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, द कंपनी नीड्स टू क्रिएट एन इक्वल अमाउंट ऑफ CRR। CRR में क्या जाएगा बेटा? If I redeemed my shares, preference shares at a premium, तो CRR में कितना जाएगा? कि टोटल अमाउंट? फेस वैल्यू, बराबर है। ये अकाउंट्स किया इसके लिए तुमको आता है, अकाउंट्स नहीं किया होता तो बता, डाल दो सर, पूरा अमाउंट ही डाल दो, बराबर है। बिकॉज रिडेम्पशन पे फेस वैल्यू का ही CRR में जाता है, प्रीमियम का अमाउंट CRR में नहीं जाता। समझ में आ रहा है? याद रखना, ये याद तो रहेगा बिकॉज यू हैव डन अकाउंट्स, ठीक है। ऑल राइट, व्हेन रिडीम्ड, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम कहां से आएगा? या तो प्रॉफिट्स, या तो एवरीबडी प्रॉफिट्स, या तो सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे? परफेक्ट, वी विल अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बाय वे ऑफ एन बुक एडजस्टमेंट, अपन इसको चेंज करेंगे, ठीक है। 55(3) ये आ गया अपना
इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे और रिडीम, नहीं हो रहा है, नई तकलीफ है, नहीं कर रखता है, तो क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल। रिन्यूअल किसके लिए किया जा सकता है, फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू, प्रेफरेंस शेयर पे करना है, और उसके ऊपर अनपेड डिविडेंड भी है, सब मिला के जितना भी ड्यू अमाउंट है उसके बदले वी कैन इश्यू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट इसके क्या शर्तें हैं बेटा, कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ हाउ मच, वैल्यू वाइज। बट इसमें हमने वापस सार्थक वाला देखा था। ऑलराइट, 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 75 करोड़ सार्थक के पास है एंड 10,000 लोग के पास 25 करोड़ है। सार्थक बोलता है कर दो सर चेंज, क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, बट इसके लिए क्या लगेगा, एनसीएलटी अप्रूवल, because it's value wise not number of shares. Now value he is holding 75 crores worth of preference share capital. अगर ये एक इंसान बोलता है ना तो क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट इससे अनफेयर एडवांटेज भी होगा, तो इसके लिए लॉ ने क्या लिखा, एंड एनसीएलटी अप्रूवल, ऑर्डर लगेगा तुमको, एंड एनसीएलटी में ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? तुमको कल इतना डाउट आया था सर इनके पास पैसा ही नहीं है तो ये पैसा कैसा देंगे, बेटा ध्यान से सुनो, 75 करोड़ तो बच गया ना, 75 के लिए वो नया शेयर लेने के लिए बचा दिया ना, अभी 25 करोड़ तुमको वापस करना है। जब तुम्हारे पास 100 करोड़ उठाने का ताकत था तो फिर 25 करोड़ तो तुमको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो चले जाओ वाइंडिंग अप पे। समझ में आ रहा है? लॉजिकल है बेटा। when you are operating at a scale where you are taking preference or issuing preference share worth of 100 crores एंड आप बोल रहे हो आपसे 25 करोड़ पे नहीं हो रहा है, मतलब आपकी हालत इतनी खराब है कि आप इससे अच्छा वाइंडिंग अप पे चले जाए। समझ में आया बेटा? इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर इश्यूज और कैन शेयर्स बी इशूड एट अ प्रीमियम, एवरीबडी कैन शेयर्स बी इशूड एट अ प्रीमियम, यस। प्रीमियम मतलब क्या है, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, ऑल राइट। एंड हमेशा फेस वैल्यू में क्या किया जाता है, प्रीमियम, या इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम द फेस वैल्यू इज डिपॉजिटेड और अप्लाइड टुवर्ड्स द कैपिटल, प्रीमियम इज गिवन इन अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ऑल राइट। फिर हमने इसकी क्या एंट्रीज होती है वो तो देखा था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द कंक्लूजन वॉज इफ द कंपनी इशू शेयर्स फॉर कैश और अदरवाइज, तुमने शेयर होल्डर को शेयर दिया, शेयर होल्डर ने पैसे दिया, कोई बात नहीं, तुमने शेयर होल्डर को शेयर्स दिया, शेयर होल्डर ने तुमको एसेट दिया, तो भी यू विल हैव टू एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट टू द शेयर कैपिटल। याद आया? ऑलराइट, पैसे नहीं आए बट फिर भी तुमको फंड्स क्या करने पड़ेंगे, शेयर कैपिटल में एलोकेट करने पड़ेंगे। मैंने जय को शेयर दिया, जय ने मुझे लैंड दिया, अब लैंड का कोई टुकड़ा तो नहीं डाल सकता ना शेयर कैपिटल के अंदर, बट आई हैव टू पुट सम फंड्स, एलोकेट सम फंड्स ओवर देयर, एंड बाकी सब आई कैन रिकॉर्ड इट एज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर, उसका मॉनेटरी वैल्यू। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ऑल राइट, नाउ एसपीए का हमने देखा था, मे बी अप्लाइड, वी टुक द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर कि यूज एंड एप्लीकेशन में फर्क होता है। यूज मतलब आपके बटवे में पैसा है, आपने पैसा यूं निकाला तो ये यूज हुआ, बराबर है। अप्लाई मतलब क्या हुआ, आपने खाली एक बुक एंट्री पास करी। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नेवर यूज्ड बेटा, इट इज ऑलवेज अप्लाइड। इसमें एक एग्जांपल हमने देखा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, खर्चा तो हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आप बोलते हो यूज, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा थोड़ी ना जाता है, उसका जो बैलेंस है वो एडजस्ट होता है। यूज अप्लाई मतलब क्या होता है बेटा, आप ये अकाउंट को क्या कर रहे हो, डेबिट, जब आता है तब क्रेडिट होता है ना, तो जब अप्लाई होता है तो डेबिट होता है। इज देयर कैश आउटफ्लो इनफ्लो? समझ में आया? यूज एंड एप्लीकेशन का इसका 5 वो था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, एंड एक जगह हमने देखा था सेक्शन 68 ट्रीट्स एज फ्री रिजर्व। सेक्शन 68 क्या है, बायबैक। बायबैक के लिए एसपीए ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल राइट, 53 हमने पढ़ा था, 53 पे आ जाओ एवरीबडी। 53 टॉक्स अबाउट इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ठीक है? इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, कैन शेयर्स बी इशूड एट अ डिस्काउंट? नो, डिस्काउंट नहीं बेटा, डिस्काउंट। एक मिनट,
All right, shares can shares be issued at a discount? No. Company cannot issue shares at a discount. Section 55(1) places a restriction on the issue of shares at a discount. 53(1). 53(2) क्या बोलता है? If shares are issued at a discount, they will be considered as everybody. If shares are issued at a discount, that they will be considered as void. Void का मतलब तो तुम already जानते हो कि नहीं जानते हो? What is void? बोलो, what is void? Void contract and void agreement में फर्क है? बोलो क्या है? void agreement void ab initio होता है, मेरा ही बच्चा बता सकता है. हाँ. A contract which ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable or becomes void when it ceases to be enforceable. A contract which is unenforceable by law ceases to be enforceable. A contract which ceases to be unenforceable by law becomes void when it ceases to be unenforceable. समझ में आ रहा है? याद आया? बना था तब वैलिड था, सब्सिक्वेंटली क्या बन गया? void. तो ये होता है void contract. void agreement क्या है? A contract not enforceable by law. An agreement, sorry, not contract, an agreement not enforceable by law. यहाँ word agreement क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. सेकेंड वाले में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बना था. अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो तब बना था तब वैलिड था, कॉन्ट्रैक्ट था. सब्सिक्वेंटली क्या बन गया? void. एंड इसके दो वजह थे. क्या थे दो वजह? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. याद आया ना? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. मतलब जब बना था तब वैलिड था, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो क्या हो गया? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. बराबर है? तो बना था वैलिड था, फिर वो हो गया. एक कॉन्ट्रैक्ट था, जब बना था तब जिंदा था, फिर चला गया. तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. वॉइड मतलब नो एग्जिस्टेंस, खत्म. क्लियर है? चलो, ऑल राइट. फाउंडेशन पास हुआ है ना तुम लोग? ठीक है. void मतलब it will never be recognized. the point is that the reason I went out took you over there, मतलब ये कभी recognize नहीं होगा, कभी ratify नहीं होगा. shares 53(2)(a में इसका exception है. all right, shares can be issued at a discount during CDR. CDR मतलब क्या है? corporate debt restructuring. ऑल राइट, जो कंगाल कंपनीज हो जाती है ना, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग. कंगाल कंपनीज लाइक लक्ष्मी चिट फंड, कंगाल कंपनीज लाइक किंगफिशर, कंगाल कंपनीज लाइक जेट एयरवेज. ऑल राइट, वॉकहार्ट सुना है? वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स होती है इनकी. वॉकहार्ट हॉस्पिटल है बेटा, हॉस्पिटल भी है, फार्मा भी है. इन लोग का बहुत बड़ा CDR हुआ था बट सक्सेसफुल हो गया. ऑल राइट, सक्सेसफुल इन द सेंस बेटा डेट रीस्ट्रक्चरिंग. इनका इतना डेट हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट एट अ स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी आ जाते हैं. देयर लायबिलिटीज आर हायर देन देयर एसेट्स. फिर ना गवर्नमेंट एजेंसीज इंटरफियर करती है, एक्सपर्ट्स इंटरफियर करती है. मतलब तुम्हारी कंपनी वेंटिलेटर पर है, CDR का इंजेक्शन देते हैं, हो सकता है बच जाए, हो सकता है ना बचे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ये सब कंपनीज का हुआ CDR. कोशिश बहुत करते कंपनी को बचाने को, बट विजय माल्या को नहीं बचाना था, भाग गया. ठीक है. एयरलाइंस बाकी तो चल रहा है. एक उड़ने का तरीका खत्म हो गया, बाकी उड़ने के तरीके चालू है. बराबर है? ऑल राइट. लक्ष्मी, अभी जैसे लक्ष्मी चिट फंड अपने लोन में डिफॉल्ट करता है, मान लो. ऑल राइट, बैंक ने लोन दिया होगा, लक्ष्मी चिट फंड ने डिफॉल्ट किया, तो अब क्या होगा? CDR के अंदर लोग क्या बोलेंगे? बैठेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक सेटलमेंट के ऊपर आएंगे
और बोलेंगे चलो ठीक है, तुम्हारे लोन को हम क्या कन्वर्ट करके देते हैं, शेयर्स में, ठीक है। कब बैंक एक्सेप्ट करेगा ये शेयर्स? ध्यान से सुनो, जब बैंक को लगेगा कि लक्ष्मी चिट फंड में दम है, तो कि बैंक भी पैसा लेके बैठा है ना, अगर वो पूरी स्कीम बैठ के समझता है, सोचता है कि हाँ भाई रिवाइवल इज पॉसिबल, तो वो शेयर लेगा, क्योंकि शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा। बोला आज साला शेयर ले लूं, कल उठ के ये ऐसा स्कीम डगमगा रही है तो ये जो मेरे पास है ना वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द बैंक्स विल ओनली एग्री व्हेन देयर इज सम सब्सटेंस, सम फॉर्म ओवर इन लक्ष्मी चिट फंड की यार इनके पास कॉन्क्रीट प्लान है कि दिस इज हाउ दे वांट टू कम बैक द वे वॉकहार्ट डिड। आज हॉस्पिटल्स है, फार्मा है, 22 कंट्रीज में इनका ऑपरेशन है, पूरा ग्लोबल ऑपरेशन है, इंडियन कंपनी है बट ऑपरेट्स एट अ मल्टीनेशनल लेवल। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट, पूरा फार्मा सेक्टर में उसका फैला हुआ काम। ऑल राइट, समझ में आ रहा है बेटा? तो वॉकहार्ट का भी सीडीआर हुआ था सक्सेसफुल, इसमें आरबीआई भी घुसता है और बैंक्स भी रहते हैं जिसका डिफॉल्ट हुआ, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट भी रहते हैं कि भाई क्या क्या बंद करोगे, क्या क्या एसेट बेचोगे, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा शेयर्स दे दो, एक प्रॉपर नेगोशिएशन होता है। एंड सीडीआर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन। तुम्हारा रिलेशन अगर बैंक के साथ है, बैंक को तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस है, तो बैंक तुम्हारी सुनेगा, नहीं तो बैंक तुम्हारी बैंड बजाएगा, बोलेगा बेच एसेट, मेरे को पैसा चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एसेट बेच मतलब अब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही तुम बेचने को जाओगे तो कंपनी धंधा क्या करेगा? समझ में आ रहा है? फिर वो क्रम्बल एंड पूरा वो खत्म हो जाता है। किंगफिशर का भी ये हुआ ना, बैंक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। किंगफिशर का रीजन ऑफ फेलियर वाज कि विजय माल्या वेंट फॉर अ मीटिंग, ही ऑफर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, देखो मैं दूंगा, मैं प्रिंसिपल अमाउंट देने को तैयार हूं। देयर नेगोशिएशन फेल्ड बिकॉज बैंक्स रेफ्यूज टू लेट गो ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला। वो मीटिंग में गया, वो समझ गया नहीं होगा, बोला यूके का फ्लाइट पकड़ो, कल्टिस, ठीक है, समझ में? यस, द प्राइमरी रीजन फॉर किंगफिशर एयरलाइंस टू फेल वाज द बैंक्स रेफ्यूज टू एक्सेप्ट विदाउट इंटरेस्ट। बोला नहीं, इतना पैसा दिया, इंटरेस्ट तो चाहिए। अरे कॉमन सेंस है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ले लो, इंटरेस्ट के बदले शेयर्स ले लेना, कुछ और चार्ज ले लेना, जाने दो। नहीं, उनका जिद था, हमको इंटरेस्ट चाहिए। उनको ये नहीं मालूम था विजय माल्या भाग जाएगा, और वो एक मीटिंग में समझ गया बैंक्स आर रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट। ठीक है, फ्लाइट पकड़ो, निकलता है, फिर वहां से बैठ के पॉडकास्ट करते हैं। सुना है उसका पॉडकास्ट? पागल हो तुम, सुन के बुरा भी लगा होगा, बेचारा विजय माल्या। ऑल राइट, नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज विच ऑप्शन विल द बैंक प्रिफर? वॉट आर दीज ऑप्शंस? बैंक का अगर 100 करोड़ का डिफॉल्ट है तो बैंक, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसा लॉ रिलेटेड नहीं है ये। सीडीआर के अंदर बैंक क्या प्रिफर करेगा? ज्यादा शेयर्स या कम? अमाउंट तो वही है, क्वांटिटी का फर्क है। व्हाट विल बैंक ट्राई टू डू? व्हाई? अरे लॉस तो उतना ही होगा ना बेटा। 100 रुपए का प्राइस नहीं है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स फर्क होगा ना इधर। तुमको डिफॉल्ट 100 करोड़ का है, यहां नंबर ऑफ, ये दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव अस व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स। विल यू वॉल्यूम में तुम ज्यादा शेयर्स होल्ड करना प्रिफर करोगे या कम शेयर्स होल्ड करना प्रिफर करोगे? मेरा पॉइंट ये है, 2000 का नोट चाहिए या 500 के 4 नोट चाहिए, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। पैसा तो उतना ही है। अब यहां लॉजिक लगा के 2000 तो बंद हो गया ना नोट। हाँ,
they will try to hold more shares in order to keep or try to keep or have an impact on the voting power. समझ में आ रहा है? Controlling, control when the quantities are there ना, तो it will try to have as many shares as possible in order to have a, अगर इनका वोटिंग राइट इंपैक्ट होता है तो. समझ में आ रहा है? लिक्विडिटी की इधर इनको टेंशन नहीं है बेटा. सुनो, क्यों? डूब गया तो वैसे भी 100 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, हाथ में कुछ नहीं आना. समझ में आ रहा है? बट अगर नंबर क्वांटिटी वाइज, तो तुम्हारे ORSR पास करने में अगर बैंक को इंटरफियर करना पड़ा तो वो लोग इधर इंटरफियर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? यहां पे उनको थोड़ा ज्यादा होल्ड मिल सकता है. दे विल ट्राई टू हैव सम कंट्रोलिंग स्टेक. समझ में आ रहा है? व्हेन इट इज लुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ नंबर. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन. ठीक है. अच्छा हाँ, एक चीज मुझे इधर आपको और पढ़ानी थी. सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर मुझे याद दिलाना बस पेनल्टी के बाद. ठीक है. पेनल्टी दोनों को रहेगा, कंपनी एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट. अमाउंट रेजिंग बाय इशूइंग द शेयर और 5 लाख विच एवर इज लोअर. ऑल राइट, विच एवर इज लोअर. तो मिनिमम कितना है? मतलब 5 लाख की तो पेनल्टी आपको कंफर्म है. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं, 5 लाख कैसे हुआ? विच एवर इज लोअर ना बेटा. तो 2 लाख का किया, मैक्सिमम 5 लाख, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 5 लैक्स. 2 लाख का किया एंड 5 लाख, विच एवर इज लेस, तो 2 लाख हुआ ना. मैक्सिमम इट इज 5 लाख. 7 लाख एंड 5 लाख, 5 लाख विल बी सिलेक्टेड. बट ध्यान से सुनो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड कंपनी के लिए पेनल्टी क्या है? सेम. बट कंपनी को एडेड होती है इंटायर प्लस, इतना तो लगाएंगे प्लस द इंटायर अमाउंट रेज्ड ऑन द डिस्काउंट प्लस द, इनको रिफंड करना पड़ेगा प्लस उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो एक चीज तुमको खाली ओरली भी तुम सुन लो, जान लोगे तो काफी है. ये लोग ने, मैंने यहां पे एक बात की थी ना, यहाँ नहीं गया. हाँ, ये that a portion of the proceeds have to be allocated to the capital and the other to securities premium. अगर तुमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ अमाउंट यहां पे यूटिलाइज किया, किधर? शेयर कैपिटल में. मतलब तुमने कुछ एलोकेट किया, मिस यूज हुआ टेक्निकली, all provisions regarding to reduction of share capital will apply to the company. All provisions regarding the रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विल स्टार्ट अप्लाइंग. जो रिडक्शन में लगता है ना, वो इधर लगना चालू हो जाएगा. रिडक्शन है यही कॉन्सेप्ट के अंदर, मतलब यही चैप्टर में. तो रिडक्शन पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा. क्लियर है? इफ द कंपनी डज नॉट एलोकेट, तो ऑल प्रोविजंस ऑफ, टेक्स्ट बुक में है वो, ऑल प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विल स्टार्ट अप्लाइंग टू द कंपनी. समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिख लो बेटा. ये डिस्काउंट खत्म. फटाफट, यू हैव 5
खाएगा मेलन है। नहीं किसी को खाना है वाटरमेलन तो यू कैन बी माई गेस्ट। पाइनएप्पल अभी सीजन नहीं है। आयरॉनिकली मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। There is nothing called as veg biryani. में वैरायटी है, क्रिएटिव है यार। जैन फूड इज वेरी क्रिएटिव। बट मैं एक जगह पे देखा जैन गार्लिक ब्रेड, मैं वही कंफ्यूज हो गया। जैन गार्लिक ब्रेड लिखा होता उस पर। ऑफ कोर्स मैं समझ गया। देखो आई स्टडीड इन अ गुजराती कॉलेज, मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुज्जूज एंड जैन्स, बराबर है। मतलब मैं ऐसी कॉलेज में गया, एक को मैंने ऐसा लेज दिया था, एनएम में था लेज, नहीं ब्रो मैं नहीं खा सकता। मैं बोला अरे सॉरी यार मैंने उसको बोला ऐसा। फिर मतलब मैंने बहुत टाइप ऑफ जैन से मिला ऐसा। मतलब आई एम वेरी, मतलब व्हाट डू यू से, एवर्स्ड। मुझे मालूम है क्या क्या होता है, कैसा कैसे होता है, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या रिचुअल्स रहते हैं। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स वैंड्स का सब होता रहता था। एक होता है बॉम्बे जैन्स जो खाली साल में पर्टिकुलर टाइम में ही फॉलो करते हैं, बाकी सब खाते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रॉपर, जिस मैंने लेस दे दिया था उसको बुरा लग गया था, ठीक है। तो आई नो ऐसा। तो एक बार हम लोग ही फ्रेंड्स लोग बाहर गए थे, बोला जैन गार्लिक ब्रेड। वो मतलब जो बंदा जैन था उससे ज्यादा ऑफेंड मैं हो गया था। मुझको बोला मतलब ये कैसा हो सकता है जैन गार्लिक ब्रेड। ऑफ कोर्स उसमें गार्लिक मंगाया थोड़ी ना। मैं जैन पाव भाजी खाया, उसमें वो केला जाता है कच्चा, मालूम नहीं पड़ता है। मसाला इतना रहता है कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि सब मैश्ड है ना। चलो आगे बढ़े। एक बार ना क्या हुआ, ये जैन से मुझे याद है, एक सैंडविच मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर किया, ठीक है। वो मेरा नाम वाम सब जानता था, ठीक है। मैंने पूछा सैंडविच में कांदा है क्या। मुझे जनरली अनियन कच्चा खाना पसंद नहीं है, वो स्मेल आता है मुझे, बहुत बेकार लगता है। तो बोला हाँ है। बोला सॉरी तो मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को ऐसा देखता है, तू जैन है क्या। मैं बोला हाँ। मैं बोला हाँ, तो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बोला जा, सोचते रहे। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब क्या तेरे को मेरे नाम से ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट वाउट हो रहा है टू माइंड्स में। बोला ठीक है जा, उसको लग रहा है उसकी जिंदगी में आज उसने एक जैन मिला जिसका नाम उसामा था। बोला खुश रहे कोई बात नहीं, ठीक है। एक ऐसा था जिसको 3 साल तक नहीं पता था कि मेरा रियल नाम ही ओसामा है, ठीक है। उसको लगा निकनेम है बस, सब लोग बुलाते हैं तो मैं भी बुला रहा हूं। ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ। एक टीचर ने एक बार रिफ्यूज कर दिया था, नहीं नहीं योर जोकिंग, शो मी आईडी कार्ड। ठीक है। मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी, मुझे अभी भी याद है 11th स्टैंडर्ड के अंदर।
ठीक है, ये सब याद रह जाते हैं अपने को चीजें, बट मैंने ये सब नाम, मैंने अपने नाम का बहुत फायदा उठाया. ऑल राइट. Okay. Now we are coming to section 54. One question compulsory given or will come in the exam. Sweat equity. Anyone has any idea what is sweat equity? Raise your hand and answer. सुना है तो हाथ उठाओ. सुना है, सुना है तो हाथ उठाओ. मतलब पता है तो हाथ उठाओ. थोड़ा सा किसको पता है? बोलो बेटा, क्या नाम आपका? प्रिया. अरे उसको बोलने दो ना. हाँ बोलो बेटा. गिव अप. थैंक यू. वो नर्वस बच्चे आते हैं ना, माय नेम इज प्रिया, फिर भूल जाते हैं थैंक यू, स्टेज से चले जाते हैं. बराबर है. ऑल राइट, ऑल राइट. बोलो बोलो ना, आपके दिमाग में क्या था, बोलो, कोई बात नहीं, जैसा भी. थैंक यू. हाँ, खून पसीना. हाँ, ही इज राइट टेक्निकली. यस. स्वेट इक्विटी, देखो ऐसा मत समझो पसीने वाले शेयर. स्वेट इक्विटी मतलब होता है बेटा, जब आपके एम्प्लॉइज आपके लिए खून पसीना अपना एक करके मेहनत करके, टेक्निकली द टर्म कम्स फ्रॉम देयर ओनली, दैट वेयर योर एम्प्लॉइज आर गिविंग यू सम सर्विस. लिख मत अभी बेटा, सुन ले पहले. लिखने का टाइम देता है ना, जब लिखने का टाइम दूंगा वहां फ्री बैठ के करेगा क्या? तो ऑल राइट. नाउ ध्यान से सुनो बेटा. whenever your employees work hard, contribute towards your company, contribute towards their performance, all right, it's value addition technically. तो उसको जब कंपनी शेयर्स देती है इन अप्रिसिएशन, ऐसे शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है. ठीक है. सो whenever employees work hard, all right, they give their best, जिससे कंपनी का फायदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी. ठीक है. तो लॉ ने दो तीन चीजें इधर एक्सप्लेन करी है, इधर बताई है. सबसे पहले व्हेनेवर देयर इज अ वैल्यू एडिशन, ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कि एम्प्लॉइज का क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है. तो कंपनी एक्ट बोलता है वैल्यू एडिशन कैन बी आइदर एट प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. बराबर है. अगर आपका एम्प्लॉय, देखो ऐसा हो सकता है बेटा, समझो जैसे एप्पल है, ठीक है. एप्पल कल उठ के, एप्पल को चाहिए कि सुंदर पिचाई इनके टीम में आ जाए. अगर चाहिए तो एप्पल को क्या करना पड़ेगा? गूगल को टेक ओवर? ऐसा नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है. पैसा देना पड़ेगा. पैसा के अलावा क्या? कुछ तो देगा ना, लालच. क्यों देगा? क्यों देगा? क्यों देगा? सुंदर पिचाई विल एड सम वैल्यू. ही कैन आइदर गेट सम एसेट, some knowledge, some what do we say, work, some proprietary coding, जिसके लिए वो रिवॉर्ड देने के लिए एप्पल उसको क्या देगा? स्वेट इक्विटी शेयर. समझ में आ रहा है? स्वेट इक्विटी शेयर्स देगा. ये शेयर्स तभी दिए जाते हैं जब एम्प्लॉइज, अब समझो मुझे मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, मुझे फॉर एग्जांपल तुषांत को साइन करना है. क्यों साइन करना है? तुषांत के पास एक जबरदस्त पीस ऑफ एप्लीकेशन है जो मैं अपने एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकता हूं? मर्ज कर सकता हूं. तो अगर तुषांत मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो वो मेरे लिए क्या लेके आ रहा है? एक एसेट लेके आ रहा है. ऑल राइट. तो ये क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? या मैंने फॉर एग्जाम्पल सार्थक को एक जॉब दे दिया, हु इज समवेयर मे बी वेरी गुड एट कंप्लायंस. इसके ज्वाइन करने से ये ऑडिट वॉडिट करेगा, कंपनी का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, नाम अच्छा हो जाएगा. जैसे टाटा आज गवर्नेंस के लिए जाना जाता है ना, कि टाटा की जो भी गवर्नेंस होती है, झोल झपाट टाटा में से नहीं निकलता है. रिलायंस निकलता है भाई. रिलायंस को ही नहीं मालूम रिलायंस क्या कर रहा है, ऐसा हो जाता है. समझो, ऑडिट रिपोर्ट्स में निकलते हैं कि कहाँ कहाँ जगह, यहाँ हमको नहीं समझ में आया, यहाँ पे मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन नहीं था, बट टाटा गवर्नेंस के लिए माना जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या होता है बेटा, ये सब चीजों को बेटर करने के लिए या तो वो प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट होना है, मतलब एसेट लेके आया, या उसके ज्वाइन होने से देयर इज सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे कंपनी का इमेज, गुडविल, प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीजें बढ़ेगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा?
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, अब इंप्लॉइज का मतलब हमको समझना है। इंप्लॉई कौन हो सकता है? या तो डायरेक्टर या तो इंप्लॉई हिमसेल्फ एट अ डिस्काउंट, एवरीबडी एट अ डिस्काउंट फॉर कैश और अदर देन कैश। सार्थक को शेयर्स दिए, सार्थक ने पैसा दे दिया, खत्म, गेम ओवर। अब ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ये वाला। तो फिर बोलो कौन सा डिस्काउंट है? ये तो प्रोहिबिटेड है ना, कंपनी टू इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। बोलो क्या ये एक्सेप्शन है? वो तो हो गया स्वेट इक्विटी, बट ये डिस्काउंट क्या है? अभी तो पढ़ा ना कि इट इज प्रोहिबिटेड। वो तो मालूम है। ये डिस्काउंट कौन सा है बेटा? क्या ये फेस वैल्यू के नीचे का डिस्काउंट है कि ये मार्केट प्राइस का डिस्काउंट है? क्या है? बट मार्केट प्राइस बोलोगे तो कंपनी का क्या लेना देना मार्केट प्राइस से? हाँ, अगर लिस्टेड नहीं रहा तो हाँ, दैट इज वन। लिस्टेड नहीं है और इशू किया तो फिर कैसे करोगे? ये एक एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन क्या था? एक एक्सेप्शन क्या था? सीडीआर। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी। ऑलराइट, क्योंकि मार्केट प्राइस से नीचे बेच बराबर है, बट जैसे तुषांत का पॉइंट था, अगर लिस्टेड नहीं रहा तो मार्केट प्राइस ही नहीं रहेगा तो कैसे इशू करेगा? तो वो इट विल ऑलवेज बी बिलो व्हाट? फेस वैल्यू। बराबर है, एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है? सेकेंड वाला भी एक्सेप्शन है, अदरवाइज देयर इज अ जनरल प्रोहिबिशन दैट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन ऑफ इंप्लॉई, बराबर है, डेफिनेशन ऑफ इंप्लॉई। इंप्लॉय इंक्लूड्स, एक मिनट, इसी वन किसने बंद किया? चालू हुआ? ऑल राइट, वही मैं बोला गर्म हो रहा है। एनीवे, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेदर इन इंडिया और एवरीबडी, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बराबर है, समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो एम्प्लॉय में क्या क्या आता है? परमानेंट एम्प्लॉइज, ऑल राइट, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे टेम्पररी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं ना बेटा, जिनको पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया हुआ है, बस असाइनमेंट दिया खत्म हो गया काम, वो इधर इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान देना, परमानेंट होना चाहिए। डायरेक्टर भले होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो वो चलेगा, ठीक है। इंप्लॉई और डायरेक्टर डिफाइंड 1 and 2, अभी यहां पे ध्यान देना, यहां थोड़ा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, यहां थोड़ा मजा करेंगे अपन। इंप्लॉय और डायरेक्टर डिफाइंड इन 1 and 2 ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। बराबर है,
ऑफ वेदर द सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैन द होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी? Can a subsidiary company issue sweat equity shares to the employee of its holding company? बोलो। एक मिनट है बेटा, खाली एक मिनट के लिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को खाली ये लिंक करना है, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बोलो, बताओ बताओ बताओ। क्यों नहीं कर सकते? एंड कर सकते तो क्यों कर सकते हैं? हवा में तो आंसर नहीं देना है ना भाई, बोलो। एक मिनट, कौन बोल रहा है नहीं कर सकते? क्यों बोल रहे हो नहीं कर सकते? हम्म, क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा इधर? क्यों? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। होल्डिंग एंड वो जो आप सेक्शन बात कर रहे हो, दे नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, बराबर है। वो अपने बैलेंस शीट में एज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के शेयर्स नहीं शो कर सकता, वो तो लगेगा ही नहीं इधर। ये मेरा क्वेश्चन अलग है, इंप्लॉई ऑफ द होल्डिंग कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन a company issue shares या स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉय ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी? यस, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है बेटा। ऑल राइट, एम्प्लॉय और डायरेक्टर डिफाइंड इन 1 and 2 ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और होल्डिंग, होल्डिंग चाहिए तो अपने सब्सिडरी को स्वेट इक्विटी इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है। सब्सिडरी चाहे तो होल्डिंग के उसको स्वेट इक्विटी इशू कर सकता है। समझ में आ गया? दैट वाज पॉइंट नंबर 1। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदा स्वेट इक्विटी इशू करो। पॉइंट नंबर 2, सब्सिडरी के वहां लिखा हुआ है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऑल राइट, होल्डिंग पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या था? वहां पे कई बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में क्या लिखा था होल्डिंग एंड सब्सिडरी के डेफिनेशन पे? कहां पे? बराबर है, के लिए वहां पे मैंने इतना टाइम लगाया था। कौन सा सेक्शन है बेटा? 246। जरा जोर से बोलना, क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। किसके में लिखा था? होल्डिंग के अंदर 246, बराबर है। 211 डिफाइंस बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स क्या? कंपनी और फॉरेन कंपनी।
फॉरेन कंपनी मतलब टेक्निकली कंपनी आउटसाइड इंडिया, बराबर है। तो क्या मैं वो मतलब इधर इंपोर्ट कर सकता हूं? होल्डिंग के डेफिनेशन में लिखा बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड है। दिमाग, एक मिनट रुको, मैं सबके लिए रिकैप कर रहा हूं। होल्डिंग के डेफिनेशन में लिखा बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड है, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में लिखा फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड है, मतलब इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों कवर हो गई ना बेटा इधर। सो कैन आई से होल्डिंग कंपनी में भी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया में लगा सकता हूं? क्वेश्चन समझा कि घूम गए? समझा? ऐसा पढ़ना है कि ऐसा ऐसा ही स्ट्रेट स्ट्रेट पढ़ना है? ऐसा ही पढ़ना है। 246 में होल्डिंग कंपनी डिफाइन करता है कि होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में हम जब जंप करते हैं 211, तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी, बराबर है। तो जब मैं यहां पे आ जाता हूं होल्डिंग, तो कैन आई से, एन आई अज्यूम, माई क्वेश्चन टू यू इज कैन आई अज्यूम होल्डिंग भी इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया चलेगा? क्यों? ए नहीं, ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ विच सेक्शन? हाँ तो 246 इज होल्डिंग ना, वही वही लगा रहा हूं, ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन मतलब होल्डिंग का सेक्शन। होल्डिंग के सेक्शन में बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के सेक्शन में आउटसाइड वाली कंपनी, तो ठीक है। नहीं नहीं, ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज मतलब ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज होल्डिंग कंपनी, और मैं बात ही होल्डिंग कंपनी की कर रहा हूं ना, मैं और कहां दूसरी कंपनी की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। अरे बट इट विल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनीज। एक मिनट, ओनली नहीं, वो कहां लिखा हुआ है ना? हाँ तो आई विल अज्यूम ना, कंपनीज एक्ट का ही पढ़ रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि दूसरे एक्ट का डेफिनेशन लगा रहा हूं। इतना तो मेरे को बेनिफिट देना पड़ेगा ना, कोई और एक्ट का थोड़ी ना लगा रहा हूं। उसमें लिखा है फॉर द पर्पसेज ऑफ एवरीबडी, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज। हाँ तो ठीक है ना, दिस क्लॉज किस क्लॉज का है? वो होल्डिंग का है ना। तो मैं भी बात किसकी कर रहा हूं? होल्डिंग की ही बात कर रहा हूं ना, मैं कहां वो उसको कहीं और लेके जा रहा हूं। बोलो। कैन आई, माई आंसर इज सिंपल, कैन आई अज्यूम और कैन आई नॉट अज्यूम? तुम क्या अज्यूम करोगे? चलो, इज माई लॉजिक मेकिंग सेंस और इज इट नॉन सेंस? रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन। होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। So for the purposes of this meaning or understanding of holding, can I assume कि ये in India and outside India ही रहेगा? यहां पे लिखा है, यहां पे नहीं लिखा है। तो my question is, can I assume that it means in India and outside India? That is my question. हाँ, why? नहीं तो वो पढ़ाया नहीं, वहां नहीं जाने का। आंसर इधर ही है, आंसर इधर ही है जो पढ़ाया उसमें। रुक जा, हाँ हाँ बोल, बोल ही लगा रहा है सर। बोल बेटा बोल। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। परमानेंट कंपनी, परमानेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया रहेगा तो चलेगा ना। कंपनी इंडिया में एम्प्लॉय बाहर है, चलेगा? कंपनी इंडिया में एम्प्लॉय बाहर है, चलेगा? चलेगा, वेदर द एम्प्लॉय इज इन और आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है? दैट इज ओके, दैट इज नॉट द पॉइंट। आपका एम्प्लॉय बाहर है, चलेगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको स्वेट इक्विटी दे सकते हो, यस। फॉरेनर को स्वेट इक्विटी दे सकते हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हियर इट्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेरा लॉजिक करेक्ट है बट वो लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल राइट, ध्यान से सुनो, मेरा लॉजिक करेक्ट है मतलब तुमको ये लॉजिक अडॉप्ट, लॉजिकली वी आर राइट बट वी कैन नॉट यूज दिस लॉजिक, वी कैन नॉट अज्यूम, क्योंकि लॉ में वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया सिर्फ सब्सिडरी के साथ लिखा हुआ था। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
अगर द लॉ मेकर्स इंटेंडेड इट टू मेक इट फॉर दिस तो यहां पर भी लिखते, बट यहां पे नहीं लिखा। इससे हमारा मतलब यह है कि उनको यहां पे आउटसाइड इंडिया वाली होल्डिंग कंपनीज को नहीं इंक्लूड करना था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब हम इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स और ये सब देखेंगे ना, वहां पे ये सब भी सीखेंगे कि लॉ को पढ़ना कैसे है। बिकॉज द लेजिस्लेचर एट दैट टाइम खाली सब्सिडरी के साथ लिखा इन अ सब्सिडरी कंपनी वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और अ होल्डिंग कंपनी। समझ में आ रहा है? अगर इनको दोनों लिखना होता ना तो दोनों जगह लिखते या कंबाइंड करके लिखते, पर उन लोग ने मेंशन किसके लिए किया? सिर्फ सब्सिडरी के लिए, होल्डिंग के लिए नहीं किया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉ मेकर्स का इंटेंशन था होल्डिंग को सिर्फ इंडिया वाली रखना है। समझ में आया? तो यहां पे आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते हो वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपका दिमाग चला, बोला आपको मुबारक हो, बट दिस इज नॉट व्हाट आवर इंटेंशन वाज, लॉ मेकर का इंटेंशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? उसका सिंपल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में है, व्हेन दिस कंडीशन हैज बीन अटैच्ड विद सब्सिडरी कंपनी एंड नॉट होल्डिंग कंपनी, द लॉ मेकर्स इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट ही डज नॉट वांट टू अप्लाई दिस ओवर हियर। इसके लिए सब्सिडरी में उसने लिखा, होल्डिंग में नहीं लिखा। वरना क्या आपको लगता है उनको नहीं मालूम जो हमको मालूम है? बराबर है ना? दे विल ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यहां जा सकता है। और फिर भी अगर तुमको एग्रेसिव अप्रोच लेना है तो तुम केस फाइल करो, हो सकता है, यस। एंड हो सकता है गवर्नमेंट इसको अमेंड कर दे। हाँ, होता है, यही होता है ना, गवर्नमेंट अमेंड कर देगी, ऑलराइट, या एक्सप्लेनेशन डाल देगी नीचे, इट वॉज नेवर डीम टू मीन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी तो समझते होगे ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, टैक्स के अंदर बहुत आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आया है, पढ़ा है तुमने? हाँ, अच्छा, अभी तक प्रोस्पेक्टिव ही आया, रेट्रोस्पेक्टिव, ये वोडाफोन केस हुआ था ना, ये रेट्रोस्पेक्टिव की वजह से हुआ था। ठीक है, समझ में आया यहां तक? बढ़ते आगे, कंडीशंस फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी। एवरीबॉडी, पहला वाला पास क्या? पैसार, ऑलराइट। अब ये जो रेजोल्यूशन है उसमें बताना पड़ेगा कितने शेयर्स है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसका इशू प्राइस क्या है, एक्सेट्रा, बेसिकली बेसिक डिटेल्स। अगर आपके अनलिस्टेड है तो आपके पास कुछ होगा नहीं, तो वो नहीं डालोगे, तो इशू प्राइस डाल दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स डाल दोगे, किसको क्या पॉइंट हो रहा है या लॉट हो रहा है वो डाल दोगे। वाइल इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स you will have to follow Companies Act 2013 plus SEBI SBEB. What is SBEB? बोल, तूने तुक्का मारा था ना लास्ट टाइम, बोल क्या है? मार मार, हो सकता है तुक्का सही हो जाए। सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग एक्सचेंज बोर्ड, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के आपको रेगुलर, ये है नहीं, बस तुमको इतना जानना है कि सेबी के जैसे रूल्स होते हैं ना, वैसे इसके भी अलग अलग रेगुलेशंस है, एलओडीआर है, ये है शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है, ये फॉलो करना है। क्यों, कब करोगे? जब आपके शेयर्स लिस्टेड है, जब नहीं है तो आपको क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट एंड रूल 8। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तक तो बहुत सिंपल है। आगे जाते हैं, अब यहां थोड़ा एक नया चीज पढ़ेंगे, द राइट्स, द लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस, मतलब everything that is connected to the existing equity shares, all right, the sweat equity shares shall rank pari passu. ध्यान से सुनो, the existing equity shares shall rank pari passu. Pari passu is a Latin term of equal footing, equal rank, ऑल राइट, ऑफ इक्वल फुटिंग, उसका इंग्लिश लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसका मतलब क्या है? इक्वल रैंक। अब इक्वल रैंक जैसा तुमने कुछ और भी मैंने तुमको पढ़ाया था, म्यूटाटिस म्यूटांडिस, याद है?
तुम लोग को पढ़ाया था म्यूटाटिस मुटेंडिस एज इट इज, फर्नांडिस नहीं भाई, म्यूटाटिस मैंने नहीं बताया फाउंडेशन में, म्यूटाटिस म्यूटाटिस म्यूटेंडिस नहीं है ना अपने पास एक प्रूफ इधर, नहीं है उसको भी याद नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस मींस एज इट इज। अरे मुंडी क्या हिला रहे हो, समझा रहा हूं। म्यूटाटिस म्यूटेंडिस इज, ये लैटिन टर्म्स है बेटा, लॉ टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम लैटिन प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस रहता है ना बेटा, सुनो, एक जमाना था जब ना सच और झूठ यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड तलवार, ठीक है। कौन सा है, तुम इंग्लिश मीडियम ही है ना, बस वही था बेटा। जो मर गया वो गलत, जो मर गया वो गलत, ये माना जाता था द वन हु लॉस्ट इज गिल्टी। कुछ भी हो, हाँ, ये जमाने से हम यहां पर आए हैं टू अ सिविलाइज्ड नेशन विच कम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स बेटा, ऑल राइट। तो ये जो लीगल मैक्सिम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम लैटिन, ऑल राइट। ये जो तुमने फाउंडेशन में वो सब देखा ना, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, ये सब वहां से ओरिजिनेट होके आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ, ये एरिस्टोटल और ये सब थे ना बेटा, ये लोग ने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की भाई जस्टिस क्या है ना, उसको हमको डिफाइन करना पड़ा, नहीं तो हमको नहीं मालूम था एज ह्यूमन बींग्स व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस वॉज तलवार फॉर अस। इसने गलत किया, बोला मेरे इसका सर फोड़ दूंगा, बोला अच्छा चलो सब 10 तारीख को आने का, जो जीता वो सही है। मतलब मैंने चोरी कर लिया, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने वंश की प्रॉपर्टी चोरी कर ली, वंश ने मेरे को अक्यूज किया, मैं बोला ठीक है तू झूठ बोल रहा है, 10 तारीख को मेरी और तेरी लड़ाई होगी स्वॉर्ड से। इज दिस जस्टिस? बट ऐसा होता था, सोसाइटी वॉज लाइक दिस। फिर ये फिलोसोफर्स आए ना, देखो मैं तुमको हिस्ट्री ऑफ लॉ बता रहा हूं, फिलोसोफर्स आए तो बोले ये सब गलत है, ये क्या, ये बारबेरियन एक्ट है। बारबेरियन मतलब क्या, जंगली जैसे, ऑल राइट, बस लूट मार के करके कब्जा करने वाला नहीं है, वी नीड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो वहां से आया, वहां से एक है म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, मतलब एज इट इज, ऑल राइट। जैसे पार्टनरशिप के अंदर अगर तुमको याद होगा एक एक्सपल्शन है और एक डेथ है, याद था? तो थोड़े प्रोविजंस ऑफ डेथ अप्लाइज टू एक्सपल्शन, नहीं एक्सपल्शन के प्रोविजंस अप्लाई टू डेथ ऑल्सो। तो द प्रोविजंस ऑफ एक्सपल्शन अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटेंडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35, दैट इज डेथ। समझ में आ रहा है? मतलब एज इट इज, मतलब नोटिस वहां भी देना है, यहां भी देना है, ऑल राइट। ये सब चीजें, लाइबिलिटी वहां भी रहेगी, यहां भी रहेगी, एज इट इज। अब ये एज इट इज अलग होता है, पैरी पासू अलग होता है। पैरी पासू क्या बोल रहा है कि भाई जो स्वेट इक्विटी मैंने समझो सार्थक या तुषांत को दी है, दे विल रैंक पैरी पासू इक्वल फुटिंग ऑफ माई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब इसके इक्विटी शेयर्स और मेरे इक्विटी शेयर्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज मैंने उसको डायरेक्टली इशू किया फॉर सम वैल्यू एडिशन और बेनिफिट, उसने मार्केट से नहीं लिया, उसको रिवॉर्ड मैंने उसको एक डिस्काउंट पे दे दिया। समझ में आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट द राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, मतलब डीवीआर मेरे एग्जिस्टिंग है तो वो भी डीवीआर ही रहेंगे, एग्जिस्टिंग इक्वल वोटिंग राइट्स है तो वो भी इक्वल वोटिंग राइट्स ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग विदाउट वोटिंग राइट्स है तो वो भी विदाउट वोटिंग राइट्स ही रहेंगे। द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर पैरी पासू विद माई existing shares of equal footing, equal rank। यहां पे मैं as it is नहीं बोल सकता। What I have issued them is pari passu with what is currently there। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल 8 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। The share capital needs to be, the special resolution needs to be valid or filed, नहीं, the SR is valid for 12 months। इसका क्या मतलब हुआ?
SR टू बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स, मतलब SR पास हुआ, 12 महीने हो गए, तो SR क्या हो जाएगा, वेस्ट, इनवैलिड, फिर क्या लगेगा, नया SR। बट इसका मतलब क्या है, 12 महीना खत्म होने से पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ये है, जब SR इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स, ये जो स्वेट इक्विटी का आप गेम खेल रहे हो वो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, अलॉट हो जाने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? क्लियर है? अब देयर इज अ लिमिट on the number of sweat equity shares या maximum sweat equity shares that can be issued. The limit is twofold. What? How much is it? 2, मतलब एक इंडिविजुअल लिमिट है, ईयरली लिमिट है, और एक ओवरऑल लिमिट है। ईयरली लिमिट क्या बोलता है, 15% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़, विचएवर इज हायर। In a financial year, you can issue 15% of the equity share capital amount or 5 crores, whichever is higher, 5 crores face value, ठीक है? ओवरऑल लिमिट मैक्सिमम 25% ऑफ क्या, बी वेरी केयरफुल, यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओवरऑल कितना, 25% of what? Paid up share capital will include equity and preference. Yes. समझ में आ रहा है? ईयरली लिमिट इक्विटी से देखनी है, ओवरऑल लिमिट कहां से देखना है, पूरा पेड अप शेयर कैपिटल। एक्सेप्शन एक है, स्टार्टअप्स के लिए 50%। ऑलराइट, स्टार्टअप्स के लिए 50% रख सकते हैं। स्टार्टअप इज अ कंपनी, हम देखेंगे स्टार्टअप का भी डेफिनेशन है, उसका वैलिडिटी 10 साल तक का रहता है। स्टार्टअप ऐसा नहीं कोई भी उठा कल उठ के वड़ा पाव खोला, कंपनी बना दिया स्टार्टअप ऐसा नहीं, ठीक है? स्टार्टअप का भी डेफिनेशन होता है, वो स्टार्टअप का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं है, वो MSME और उधर वेबसाइट पे अपने को देखने का, ठीक है? वो बताऊंगा मैं तुमको, मोदी जी का फोटो है, नीचे डेफिनेशन है, ऐसा सब है, ठीक है? बट उसका वैलिडिटी पीरियड रहता है 10 years। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद दिस, वो स्टार्टअप कब तक मानी जाएगी, 10 साल तक। तो 10 साल तक व्हाट यू विल एंजॉय, 50% ओवरऑल कैन बी इशूड एज स्टेट इक्विटी, क्योंकि एम्प्लॉयज वैसे भी कम रहते हैं, पैसा रहता नहीं है, तो लोग शेयर्स के नाम पर ही खेलते हैं। समझ में आ रहा है? कि होपिंग कि एक दिन उनका आइडिया सक्सेसफुल हो जाए और उनके पास जो शेयर्स है उसकी बहुत सारी वैल्यू आ जाए और वो बेच के अमीर हो जाए। बराबर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब ये मेरे को सॉल्व करके बताओ ना। चाका लिमिटेड के पास 19 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इट वांट्स टू इशू स्वेट इक्विटी इन 25-26। हाउ मच कैन इट इशू? हाउ मच कैन इट इशू? लिमिट के हिसाब से हाउ मच कैन इट इशू? क्या कैलकुलेट किया बताओ? कौन सा इतना करोड़ों का कैलकुलेशन हो गया? पीछे पीछे तुम कैलकुलेटर नहीं लेके आया तो करो ना, चलाओ उंगलियां। अच्छा, एक ही जन एग्जाम में भी ऐसे ही बैठोगे? अच्छा, उसके पास मेरा कैलकुलेटर है। बेटा इंटर में आ गए हो, फाउंडेशन वाली बातें मत करो, ठीक है? तो ना कैसे कैलकुलेट करना? 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 19 करोड़ का 15% कितना है? और 5 करोड़, विच एवर इज लल्लू लोग। गलत। इन अ ईयर ये ओवरऑल कितना है मैक्सिमम, ये कौन चेक करेगा? हाँ ओवरऑल है, तो प्रेफरेंस नहीं दिया ना मैंने, तो नहीं है। अच्छा ऐसा मतलब ऐसा ही होएगा ना, प्रेफरेंस देगा तो लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा। तो यही साल की बात कर रहा हूँ ना, 25-26। क्यों? मैंने बोला लिमिट्स आर टू फोल्ड, यू हैव टू चेक इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू ओवरऑल। ऑफ कोर्स देयर आर टू फोल्ड लिमिट्स।
4,75 lakhs का ही मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो। यहां पे 5 करोड़ बराबर है, बट इसको कंपेयर किसके साथ करोगे? ओवरऑल लिमिट के साथ। सर ओवरऑल में पेड अप शेयर कैपिटल, आई डिडंट गिव यू प्रेफरेंस, सो यू विल इंक्लूड इक्विटी, यू विल अज्यूम दैट इक्विटी ही है खाली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेफरेंस इज नॉट देयर, तो 25% ऑफ 19, 4.75। क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रूल बेटा, देर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। ये किसके लिए लॉक इन पीरियड? हाँ, तो स्वेट इक्विटी किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए या कंपनी के लिए? एम्प्लॉइज। Once I have allotted the sweat equity, you are not supposed to sell it for a period of 3 years। उस पे लॉक इन आ जाता है, बराबर है। अब क्या प्राइस पे होगा ना, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यहाँ कुछ झोल वोल नहीं होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो होगा वो आपको प्राइस डिटरमाइन करके देगा। कैसे? कैसे? क्या बेसिस पे? क्या आप लेके आ रहे हो और क्या आप दे रहे हो, उस बेसिस पे वैल्यूएशन होगा ना। कि किसी को अनफेयर एलोकेशन नहीं होना चाहिए स्वेट इक्विटी का। समझ में आ रहा है? डायरेक्टर की वाइफ को ले लिया, वाइफ कुछ ला नहीं रही है, स्वेट इक्विटी दे दिया डायरेक्टर को देने के बदले। समझ में आ रहा है? ऐसा सब झोल होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए द प्राइस एट विच दे विल बी इशूड विल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूअर, प्लस जो आईपीआर एंड नो हाउ लेके आ रहे हो ना आप, इनटेंजिबल, वो भी वैल्यूएशन कौन करके देगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पब्लिक का पैसा जाता है ना बेटा ये सब इशू करने में, तो देना रिक्वायर्ड रहेगा कि नहीं? कंप्लायंस। यस, इज दैट क्लियर? वॉट यू आर गेटिंग एंड वॉट यू आर गिविंग बोथ विल बी वैल्यूड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब समझ में आ रहा है? तुमको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और अदर देन कैश, याद है? स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और अदर देन कैश, यहां तक बराबर है। अदर देन कैश मतलब आप कोई एसेट या कोई चीज लेके आ रहे हो, यस और नो? यस। तो क्या लेके आ रहे हो? कैश लेके आए तो स्टोरी खत्म। कैश लेके आया तो क्या हुआ? स्टोरी खत्म हो गई, बराबर है। पैसा आ गया, शेयर्स दे दिया, गेम ओवर। अदर देन कैश दो चीजें हैं, एसेट या नॉट एन एसेट। एसेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट को क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये मैं तुमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं ऑफ स्वेट इक्विटी। द एम्प्लॉई टू हुम यू आर इशूइंग स्वेट इक्विटी इज सब्सक्राइबिंग बाय वे ऑफ कैश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश की एंट्री पास हुई जाएगी। समझ में आ रहा है? अदर देन कैश है तो चेक करोगे कि एसेट है या नॉट एन एसेट है। अदर देन एसेट है, एसेट है तो ठीक है, मतलब उसने कुछ गुडविल नहीं, आईपीआर वाईपीआर लेके आया है, इंटेंजिबल साथ में लेके आया है, या कोई लैंड वगैरह कुछ लेके आया है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री अपने साथ लेके आया है, स्टॉक वॉक कुछ लेके आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रॉ मटेरियल वगैरह कुछ लेके आया तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर एसेट नहीं है तो पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे। क्यों? एसेट नहीं है मतलब क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगर एसेट नहीं है तो टेक्निकली क्या हो गया? ये केस हो गया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कि उसके ज्वाइन होने से शायद आगे हम लोग को भला होगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों पीएनएल के अंदर? चलो ओ अकाउंट्स सिंपल है भाई, सोचो। आना क्यों नहीं शो फ्यूचर होने वाली चीज? हम्म। नहीं 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 नहीं। हाँ, तुम लोग को कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना। क्यों? क्यों कुछ नहीं बोलना तुम लोग को? हाँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बोला ना मैंने कि इसके आने से शायद काम और स्मूथ हो जाएगा। ऑल राइट, कंप्लायंस अच्छे से हो जाएगा। ऑल राइट, इंटरनल फंक्शनिंग ये बराबर कर देगा, सिस्टम सेट कर देगा, मेरा आईटी सिस्टम बराबर सेट कर देगा। तो उसका बेनिफिट मुझे क्या होना है? फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। देखो सिंपल सी बात है,
बैलेंस शीट है, बराबर है। स्वेट इक्विटी किया तो कैपिटल ऊपर गया, कैश भी ऊपर गया। एक मिनट, कैश दिया, यहाँ पे एक एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल बढ़ा, कैश बढ़ा। स्वेट इक्विटी से शेयर कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, थैंक गॉड। कैश ऊपर जाएगा, अरे हाँ या ना? बैलेंस शीट टैली तुम्हारी नहीं होती है, बट ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बराबर है, ठीक है। वापस बैलेंस शीट है, स्वेट इक्विटी इशू किया, एसेट रिकॉर्ड हुआ, टैली टैली। बैलेंस शीट है, स्वेट इक्विटी किया, कैपिटल ऊपर जाएगा, एसेट नहीं है, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो उतने अमाउंट से प्रॉफिट को मैं कम कर दूंगा, तो जाके मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी ना बेटा। लाइबिलिटीज में ही जाता है ना प्रॉफिट, तो जाके नल इफेक्ट आ जाएगा ना बेटा। इसके लिए डायरेक्ट उसका इफेक्ट अपने को कहाँ देना है? पीएनएल। उसका खर्चा उठा लिया, गेम ओवर। समझ में आ गया बेटा? हाँ, बट ऐसा प्रॉफिट क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रॉफिट को क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको बताओगे हमारा खर्चा हुआ फॉर सम बेनिफिट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, के वो सिस्टम बनने से क्या फायदा हुआ वो हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे? तो स्वेट इक्विटी इशू करना इज बिकमिंग एन एक्सपेंस फॉर अस। पीएनएल में उसका हिट लो, खत्म करो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फायदा हो या ना हो वो बाद में है, ठीक है। बोलो, किसी ने हाथ उठाया था? हाँ, किसका? अभी मैंने 10 एग्जाम्पल दे दिए बेटा, तू वहां बात करने में बिजी था, तो मैं क्या करूं? मैंने दिए कि नहीं दिए? नॉट एन एसेट के एग्जाम्पल दिए कि नहीं दिए? सच्ची सच्ची बोलो। एक दिया, फेंक के मारूंगा तेरे। मैंने बोला फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, मतलब उसके आने से मेरा फ्यूचर कंप्लायंस बेटर हो जाए, मेरे आईटी सिस्टम्स बेटर हो जाए, मेरी मार्केटिंग फंक्शनिंग बेटर हो जाए, ऑलराइट, मेरे इंटरनल प्रोसेसेस या कंप्लायंसेस बेटर हो जाए, या वो आके मेरे लिए कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेवलप करके दे दे एसेट, वो सब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में जाएगा, विच इज नॉट एन एसेट। ऑलराइट, ठीक है। अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, मतलब सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 जब करेंगे मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां पे एक बीओडी का रिपोर्ट बनता है। इट शुड कंटेन, इट इज अटैच्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुना, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें बोर्ड रिपोर्ट अटैच रहती है। इट शुड कंटेन द डिटेल्स ऑफ स्वेट इक्विटी। क्यों? ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है, शेयर होल्डर्स को बताना है कि भाई तुम्हारे पैसों से हमने किस किस को शेयर्स दिए। समझ में आ रहा है? इट इज, कंपनी इज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। जैसा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, एक रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर SH3 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। एक जगह पे आपको डिटेल्स ऑफ रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विद दिस वी आर डन विद रूल 8 एज वेल एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। समझ में आ रहा है? एक आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ट्राई सॉल्विंग इट। तो वो पूछने का था, चले जाने का ना। तुमको ऐसा जाना है तो जाने का, ठीक है, मेरे से पूछने का नहीं। मैं नो थोड़ी ना बोलेगा। सीधी सी बात है, नेचर इज कॉलिंग कॉलिंग, अभी जाओ। मैं नहीं बोलेगा नो। हाँ, इट्स नाइस दैट यू आस्क, बट इट्स ओके इन ओनली माई लेक्चर। यू कैन गो, यू कैन ईट, यू कैन ईट इन माई लेक्चर। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। ईट मतलब ये नहीं है ऐसा 10 डब्बे खोल के ये पास कर, आप ही दो। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। खाकरा वाकरा पिकनिक नहीं, अपना अपना लाने का, अपना अपना खाने का, बस चुपचाप। ऐसा तुम छुप छुप के खाता है ना, मेरे को दिखता है और बहुत फनी भी लगता है। फिर ऐसा चबा रहा है, ऐसा कर रहे हो जैसा मैं मार के निकालेगा, ला खाना दे दे, खा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ट्राई सॉल्विंग दिस क्विकली क्विकली। हाँ, वाइल कमिंग यू आर सपोज टू आस्क एंड कम। जाने के लिए जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, आने वाला मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फटाफट।
क्या कर सोहम की हेल्प करने जा रहे हैं? किसी को जाना है इसको मदद करने तीनों? ठीक है, दो काफी है। Yuvan Limited is a public company incorporated in Pune. The board of directors of the company want to bring a public issue of 1 lakh equity shares of 10 each. The board of directors has appointed an underwriter for this issue, ensuring the minimum subscription of the issue. बेटा मैंने आपको underwriter समझाया था, याद है? क्योंकि flop ना हो जाए तो we enter into a contract कि भाई अगर public नहीं लेगी तो ये ले लेगा minimum, बराबर है? Okay. The underwriter advised the board of directors that due to the current economic situation of the country, it would be better if the company offers these shares at a discount of ₹1 per share to ensure full subscription. मार्केट बराबर नहीं है, अंडरराइटर बोल रहा है देख तुम्हारा ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है तो एक काम कर, ₹1 डिस्काउंट पे कर, पब्लिक टपाटप ले लेगी, ठीक है? The board of directors agreed to the suggestion of the underwriter and offered the shares at a discount of ₹1 per share. The issue was fully subscribed. अंडरराइटर को कुछ करने का जरूरत नहीं लिया, पब्लिक ने फटाफट ले लिया and the shares were allotted to the applicants in due course. Question number 1: decide whether the advice of the underwriter advice of the underwriter to issue the shares as mentioned above is valid as per the provisions of the Companies Act 2013. बोलो इनवैलिड, वॉइड रहेगा, बकवास किया अंडरराइटर ने. You have to write the prohibition also and the further issue of shares at discount shall be considered as void. What would be your answer in the above case if the shares are issued to employees as sweat equity shares? एक्सेप्शन है, यहां पे स्वेट इक्विटी है तो हम इश्यू कर सकते हैं, यस और नो? नो? क्या क्या क्या? अरे इतना भी मत सोचो. आई लाइक दैट यू आर थिंकिंग कि सब थोड़ी ना दे देंगे, सब थोड़ी ना दे देंगे. बट अगेन ये थोड़ी ना बोल रहा आईपीओ है, ये थोड़ी ना बोल रहा आईपीओ है. वो खाली बोल रहा है 1 लाख शेयर सोचा इशू करने का. एंड विदाउट द पास्ट का डेटा यू कैन नॉट डिटरमाइन ना, लिमिट विमिट नहीं लगा पाओगे तुम. तो ये सिंपल तुमसे थियोरेटिकली पूछ रहा है क्या है कि डिस्काउंट दिया तो चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे चलेगा. अब चलेगा नहीं चलेगा तो सबको आता है, आंसर कैसा लिखने का बेटा. दैट प्रोविजन देखो, विदाउट सेक्शन नहीं होगा काम, प्लीज. ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तुमको याद रखने ही पड़ेंगे कि अपना डिस्काउंट का कौन सा सेक्शन है. 53(1) क्या बोलता है? देयर इज अ प्रोहिबिशन एज पर सेक्शन 53(1) देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट. 53(2) says if shares are issued at a discount they shall be considered as void. In case or with the above provisions in mind the advice of the underwriter is rubbish. ऐसा rubbish नहीं लिखना, ठीक है? बट तुम समझ गया ना प्रोविजन. अब फैक्ट्स लिखने में इतना पूरा स्टोरी नहीं लिखना, इसके लिए तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होता है. तुम अच्छे से लिखता है, हाँ इन द केस युवान लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर, देन द इकोनॉमिक कंडीशन, फिर डिस्काउंट सजेशन. नहीं, तुम्हारा प्रोविजन से बड़ा तो फैक्ट हो गया. 2 लाइन में प्रोविजन कंप्लीट किया, 10 लाइन का फैक्ट्स लिख रहा है. फैक्ट जितना शॉर्ट तुम कर सकते हो ना कर दो. सर क्या 1 लाइन तुम्हारे से होता है? 1 लाइन में तो कर देना, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज योर पेपर विल नॉट कंप्लीट. समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, कंक्लूजन, फैक्ट खाली उनको लिंक करने के लिए. एंड फैक्ट्स के कोई मार्क्स नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, नो मार्क्स फॉर फैक्ट्स. कॉपी करने के मार्क्स नहीं मिलते बेटा. ये यहां से ही तो छापते हो तुम, तो उसका मार्क्स थोड़ी ना देगा इंस्टीट्यूट तुमको. वो खाली देखता है कि तुमने 2 को लिंक किया कि नहीं. एज युवान लिमिटेड हैज इशूड अ शेयर एट डिस्काउंट इट इज वॉइड एंड द एडवाइस ऑफ अंडरराइटर्स इज नॉट वैलिड. खत्म. तुम्हारा फैक्ट भी हो गया, तुम्हारा कंक्लूजन भी हो गया. नीचे तो यहां पे तुमको थोड़ा बताना पड़ेगा रूल के बारे में, थोड़ा बताना पड़ेगा एम्प्लॉयज के बारे में कि वो परमानेंट डायरेक्टर होना चाहिए या एम्प्लॉय होना चाहिए. डायरेक्टर है तो होल टाइम या पार्ट टाइम, एम्प्लॉय है तो आउटसाइड इंडिया वेदर इन इंडिया. ठीक है.
ऑल राइट, एंड शेयर्स इफ आर इशूड एट अ डिस्काउंट शैल बी वैलिड, ठीक है, ऑल राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, नहीं पेनल्टी का जरूरत नहीं, पेनल्टी का जरूरत नहीं। कैट, कटरीना नहीं बेटा। बोलिए। CAT Private Limited, an unlisted company incorporated on 2nd June 2012. The company have to have a share capital. The company have a share capital of rupees 50 crores. The company has decided to issue sweat equity shares to its directors and employees on 5th July 2021. The company decided to issue 10% sweat equity shares, which in total will add up to 30% of its paid up equity shares with a lock-in period of 5 years, as it's a startup company. How would you justify these facts in relation to provisions of issue of sweat equity shares by a startup company with reference to the provision of the Companies Act? क्या ये स्टार्टअप है अभी फिलहाल के लिए? 10 साल के अंदर, 9वां साल है ना? ठीक है, स्टार्टअप है, स्टार्टअप है तो क्या करेगा? तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो। कोई तो पिचिक करा, पिचिक ऐसा करा कोई ने, तो हम नहीं था, पीछे से आया आवाज। बोलो ना। कर सकता है या कर नहीं कर सकता? कैसे करेगा? अरे मेरे, यस इट कैन इशू, थैंक यू। नहीं मार्क्स मिलेगा बेटा, तुम देख के बोलो, कोई वांदा नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा ही होगा, एक दो क्वेश्चन देखो, तीसरा लिखवाऊंगा तुमसे। अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, तो तुमको याद नहीं है? हाँ तो फिर, बट एक चेंज है इधर। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, तुमको मेंशन तो करना पड़ेगा ना, रूल क्या बोलता है। रूल प्रिस्क्राइब्स अ लिमिट, लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। बस मैंने बोला लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए? 3 years का। 3 years के बाद आर द एम्प्लॉइज फ्री टू सेल, तो 5 साल वाला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलो। अरे बट क्यों?
एक मिनट। एज इट इज अ स्टार्टअप कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, स्टार्टअप है तो 5 साल, ऐसा कुछ मैंने बोला तुमको? स्टार्टअप है तो 5 साल नहीं। लॉक इन पीरियड कितना है बेटा? 1 मिनट, किधर गया? हाँ, मिनिमम मैंने बोला। डिड आई से मिनिमम? तो तुम्हारे मुंह से मिनिमम क्यों निकला? वाई? टेल मी वाई। 3 years बस मिनिमम बोला? नहीं, बस। क्यों? नो, वाई? अरे नो बेटा, सी द लेजिस्लेशन इज नॉट वर्डेड दैट वे. When I say maximum, maximum. When I say minimum, minimum. They have specified a lock-in period of how much? 3 years. The sweat equity shares need to be locked in for 3 years. तो 3 years होना चाहिए, ठीक है? अब एक देखो, इसको रैशनली सोचो। ऑल राइट, मैंने दुशांत को दिया 10 साल लॉक इन पीरियड। तुम बोलेगा चलेगा ना सर, मिनिमम 3 के ऊपर है, 10 साल। वो क्या करेगा 10 साल तक? उसके लिए तो 10 साल तक शेयर यूजलेस है ना बेटा, चाहे वेल्थ में कितना भी ऊपर जा रहा है। उसको 3 साल में तो कुछ ना कुछ एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना बेटा, समझ में आ रहा है? तो 3 years इज अ फेयर इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, कुछ कंपनी में दम है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? लॉक इन पीरियड 3 years, समझ में आया? 3 years एग्जैक्ट। इसके लिए क्वेश्चंस करते हैं कि ये सब चीजें अपने को क्या क्लैरिफाई हो जाए। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? ओके, 2 बार आ गया। चलो ये सॉल्व करो। अच्छा एक काम करो, सॉल्व मत करो, लिख लो। अरे करेंगे ना, बहुत ज्यादा है क्या लिखने को? कहा, ये तो लिख लिया ना। हाँ, इसमें क्या है लिखने को? चल, तुम लोग क्या कुछ 7:30 तो हो ही जाएगा। करेगा करेगा ना, एसएम भी करेगा ना, 7 पौने 8 तक करेगा ना, क्या टेंशन। अच्छा लिखो तो सही, लिख लो लिख लो। मजा आया कि नहीं? पसीने वाले शेयर्स पढ़ के। नहीं 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 सोम नहीं। मतलब दैट इज अननेसेसरी व्हाट यू आर सेइंग। आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग कि मैं 5 साल का रखता हूँ, एम्प्लॉय को लेना है तो ले, ऐसा ही ना? योर बेसिक मीनिंग इज दैट। बराबर है। हो सकता है आपने एप्पल का है तो शेयर ज्यादा लिए, पैसा कम लिया, बोला पैसा मत दे शेयर्स दे दे। एप्पल बोला 10 साल का लॉक इन। 10 साल तक क्या तुम बिना पैसे का काम करेगा? बीच में छोटी की शादी आ गई तो, चिंकी की शादी आ गई तो क्या करेगा? बोल सोहम। चिंकी होगा ना, कोई तो कोई तेरी लाइफ में चिंकी होगी ना आगे। चिंकी मतलब सी, सच इज लाइफ ना बेटा। आज लोग यही करते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं कि आगे काम आए। और मेरे दोस्त की नानी ने ऐसा ही किया, सबकी शादियां शेयर्स बेच बेच के करी। चलो इसकी शादियां थोड़े शेयर्स बेचो, आ जाओ। मतलब यही होता है, ऐसा समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो लिखो फटाफट।
अभी हैंडराइटिंग समझ में आ गया ना तुमको, तो आदत हो ही जाएगी। हाँ वही तो बोल, जो नॉन फाउंडेशन है वो आदत हो गया होगा ना। ऑफ कोर्स आई नो दैट। वेज किधर लिखा हुआ है भाई? पारीपासु लिखा आपने? नीचे है ना पारीपासु? ठीक है ठीक है। क्या एसएम करेंगे ना, करेंगे फटाफट। एक काम करो, तो यहाँ तक पारी पासू तक लिखो, रूल्स मैं तुमको बाद में लिखा दूंगा बस। बट एटलीस्ट एक ये बेस तो लिख लो। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी इंडिया वाली होनी चाहिए, बाहर वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी डेप्थ डिटेल कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका भरोसा नहीं है। तुमको बस ध्यान रहना है कि होल्डिंग सिर्फ इंडिया वाली है, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन फॉर सब्सिडरी। वी विल नॉट अज्यूम कि होल्डिंग में भी है मीनिंग इंक्लूड होगा, नहीं तो ये इधर भी लिख देते। समझ में आ रहा है? मतलब देखो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट तुमको आप समझ में आ रहा है लॉ में झगड़े कैसे क्रिएट होते हैं। ऐसा मेरा दिमाग जैसा चलता है ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा, तुमको भी एक बार सब्जेक्ट 3-4 बार पढ़ोगे तो ये सब क्लिक होगा। समझ में आ रहा है? अरे ये तो ये है, ये तो ये है, तो फिर झगड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बेटा कहाँ जा रहा है? अच्छा उसका बैग, वॉशरूम में बैग लेके जा रहा है। ठीक है। पास ऐसा इतना क्लियर तो है। नहीं नहीं, लिस्टेड है तो तुम्हारा सेबी। हाँ लिस्टेड नॉट लिस्टेड बेटा, कोई भी चीज लिस्टेड होगी तो सेबी फॉलो करोगे ना, लिस्टेड नहीं रहेगी तो कंपनीज एक्ट एंड रूल इट। जहां भी लिस्टिंग आती है ना वहां सेबी आएगा ही आएगा। कंपनीज एक्ट एवरी टाइम इट सेज कि वेन एवर देर इज लिस्टिंग, सेबी का आपको कुछ ना कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा। सेबी एलओडीआर रूल्स, सेबी रेगुलेशन, सेबी एसबीईबी। ऑल राइट। शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये चूहे जैसा कौन हंसा अभी? एक बिल्ली जैसा हंसती है, एक चूहे जैसा। नहीं नहीं नहीं, वैसा वो वैसा नहीं हंसता है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हाँ, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अच्छे से लिख, मार्वल क्यों जुल्म कर रहा है बुक पे? मार्वल। मैं सीख गया ना, कल मैंने करेक्ट नाम बोला था।
फटाफट फटाफट एसएम स्टार्ट करना है ना, ये मत लिखो म्यूटाटिस म्यूटांटिस। आजू बाजू देख, वहां क्यों भी रेड पेन से लिख रहा है वो चीज, ऐसे ही कुछ अलग नहीं है, वो सिंपल सा पॉइंट है। हाँ कर दो ऊपर। दे रैंक पारी पासु, PARI PASU, पारी पासु। बेटा क्या होगा तुम्हारा यार, तुमको बड़ा सोचने का मैं बताता हूँ, तुम आ जाता उधर ही पानी पूरी बड़ा पाव पे। बहुत भूख लग रही है। हाँ यार भूख तो मेरे को भी लग रही है। और डब्बा वब्बा भी नहीं बनाया मैंने। पारी पासु, PARI PASU। पारी पासु मीन्स ऑफ इक्वल फुटिंग। दे रैंक पारी पासु विद स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब दे आर ऑफ इक्वल फुटिंग विद स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्टाइल है लिखने का, ठीक है। मतलब वो बिकॉज दे आर पारी पासु, द राइट्स लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन सब कुछ क्या रहेगा, सेम। इतना सब कुछ बोलने के बदले अपन एक लाइन लिखेंगे ना, दैट द स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासु विद स्वेट इक्विटी, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? फिर ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक ही टर्म में गेम ओवर, पारी पासु, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।